हेलो प्यार छात्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड ने खुद जारी किया है कि हिंदी में क्या आएगा, इंग्लिश में क्या आएगा और विज्ञान में क्या आएगा, सामाजिक विज्ञान में क्या आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, हाई स्कूल परीक्षार्थियों हेतु बोर्ड परीक्षा की तैयारी संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव हैं। तो बच्चों, बोर्ड परीक्षा ने खुद जारी किया है कि बच्चों को क्या क्या पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको वही बताएंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है। पहला आपका पॉइंट है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट यूपीएमएसपी पर पाठ्यक्रम एवं मॉडल प्रश्न पत्र उपलब्ध हैं, उनको भली बात आपको अध्ययन करना है। वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा आपको कैसे मॉडल पेपर डाउनलोड करने हैं और कैसे आपको तैयार करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। हिंदी में आपको क्या पढ़ना है और सामाजिक विज्ञान में क्या पढ़ना है और विज्ञान में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी के बारे में बात करेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो पहला पॉइंट रहेगा, हिंदी में आपको विषय के अंतर्गत गद्य, पद्य एवं संस्कृत खंड, व्याकरण, काव्य सौंदर्य, काव्यखंड एवं निबंध सम्मिलित हैं। यानी कि आपके हिंदी के विषय में जो भी आपका रहेगा, गद्य खंड से, पद्य खंड से आपके बहुविकल्प प्रश्न और संस्कृत खंड से आपकी व्याख्या रहेगी और क्वेश्चन भी रहेंगे, व्याकरण भी रहेगा, काव्य सौंदर्य भी रहेगा और खंड काव्य एवं निबंध भी सम्मिलित रहेंगे। परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए समय का उचित प्रबंधन करके मतलब संपूर्ण पाठ्यक्रम का एकाग्रता पूर्वक पुनर्वृत्ति करें एवं विषय को रटने के स्थान पर उसे भली भांत समझना है आपको। यानी कि आपको किसी भी टॉपिक को रटना नहीं है, उसको भली भांत आपको समझना है। नेक्स्ट बच्चों, आपका पॉइंट बताया गया हिंदी में कि निर्धारित काव्य का अध्ययन करते समय कविता में निहित काव्य सौंदर्य के तत्व रस छंद अलंकार, यानी कि रस छंद अलंकार को रेखा चित्र करें और परिभाषा एवं उदाहरण का अभ्यास करें। यानी कि उसकी परिभाषा एवं उदाहरण आपको 100% तैयार कर लेना है। फिर बात आती है गद्य के अंतर्गत लेखकों की रचनाओं को पढ़ते हुए, यानी कि समय प्रत्येक अध्याय के मूल भाव को समझें और सारांश, उद्देश्य एवं भाषा शैली को अपने शब्दों में लिखने का अभ्यास करें। ठीक है, अब बात आती है आपकी नेक्स्ट पॉइंट पर, जहां पर आपका बताया गया है कि शब्द रचना के तत्व जैसे उपसर्ग मतलब उपसर्ग हो गए, प्रसर्ग हो गए, समास हो गए, पर्यायवाची हो गए, तत्सम शब्द हो गए इत्यादि के नियम एवं परिभाषा को भली बात समझ लें एवं अभ्यास करें, जिससे प्रश्न पत्र को हल करते समय व्याकरण एवं वर्तनी संबंधी जो भी आपकी अशुद्धि का अभाव रहे एवं नए शब्द रचना और काव्य गठन में सहायता मिले। यानी कि उपसर्ग, प्रसर्ग, समास, पर्यायवाची, तत्सम शब्द इत्यादि को आपको भली भांति उनकी परिभाषा समझ लेनी है, जो कि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। फिर बात आती है कि परीक्षा के पूर्व गत वर्ष के प्रश्न पत्र एवं आदर्श प्रश्न पत्र को निर्धारित समय के लिए, यानी कि समय के अंतर्गत पूरा करने का अभ्यास करें। यानी कि परीक्षा से पहले आपको पुराने मॉडल पेपर यानी कि 24 के, 23 के, 25 के आपको उन्हें अच्छी तरीके से आपको समय से पहले हल करना मतलब करने का अभ्यास करें और उन्हें अच्छी तरीक़ा से भली बात समझ लें। फिर बात आती है सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को पढ़ लें। प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह समझने के पश्चात ही उत्तर लिखना प्रारंभ करें। यानी कि जो भी आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें आपका क्वेश्चन रहेगा, उसको पहले हम भली बात समझ लेंगे, फिर उसका हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। यानी कि हमें पहले क्वेश्चन को समझना है कि ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। फिर बच्चों बात आती है कि वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर तथ्यपरक एवं स्पष्ट लिखें तथा प्रयास करें कि व्याकरण एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धियां ना हो, यानी कि कोई भी आपकी गलतियां ना हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। फिर आती है बात उत्तर लिखते समय अंक के अनुरूप शब्द सीमा का ध्यान रखें। यानी कि आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा इसकी जो शब्द सीमा रहेगी, यानी कि 2 अंक का है तो आप उसे कम शब्दों में लिखें, 3 अंक का है तो उसे थोड़ा ज़्यादा बढ़ाकर लिख दें, अगर 5 अंक का लघु स्तरीय प्रश्न है तो कम से कम 50 से 60 शब्द आपको लिखने हैं। अब बात आती है कि जीवन परिचय को कैसे लिखें। जैसे लेखक एवं कवि का जीवन परिचय लिखते समय फ्लो चार्ट का प्रयोग करें। जैसे कबीरदास का लिखना है, तुलसीदास का लिखना है, फ्लो चार्ट का प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको फुल नंबर मिलेंगे। बोर्ड एग्जाम ने खुद जारी किया है
कि पहले आपको जन्म लिखना है, फिर स्थान लिखना है, फिर माता पिता का नाम, भाषा शैली एवं कृतियाँ और मृत्यु लिखनी है, उनकी कब मृत्यु हुई। तो फ्लो चार्ट का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर बच्चों आपका रहेगा कि पैराग्राफ आधारित प्रश्न को हल करने से पूर्व एक से अधिक बार अवश्य पढ़ लें और उन प्रश्न को अच्छी तरह समझ कर ही उत्तर लिखना प्रारंभ करें। और उत्तर लिखते समय व्याकरण के नियमों एवं विराम चिन्हों यथा अल्प विराम, पूर्ण विराम इत्यादि का सावधानी पूर्वक पालन करें, यानी कि कोई भी आपको गलती नहीं करनी है। फिर बात आती है कि निबंध लिखने के लिए चयनित प्रकरण को कुछ प्रमुख बिंदुओं में विभाजित कर लेना चाहिए, जैसे प्रस्तावना, विषय विस्तार एवं उपसंहार इत्यादि नियम। यानी कि निबंध लिखते समय विचार और क्रमबद्धता, भाषा शैली, समय एवं शब्द सीमा का ध्यान अवश्य रखें तथा विषय से इतर भटकाव की तरफ ना जाएं। यानी कि आपको उसमें मतलब विषय विस्तार एवं उपसंहार आदि निबंध लिखते समय विचारों एवं क्रमबद्ध यानी क्रमबद्धता, भाषा शैली, समय एवं शब्द सीमा का ध्यान रखें, जिससे आप भटक ना जाएं। फिर बात आती है कि संस्कृत खंड पर आधारित अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद स्वच्छ, स्पष्ट एवं सुंदर अक्षर में लिखें। फिर बात आती है अपने जिले के लिए निर्धारित खंड काव्य के ही प्रश्न का उत्तर पुस्तिका में लिखें। यानी कि जो आपका जो काव्य खंड रहता है उसका जो भी आपका क्वेश्चन हो, जो आपके ज़िले में आता हो और जो आपके सर ने बताया हो, आपके स्कूल में पढ़ाया गया है, उसी को लिखें, अन्य दूसरे क्वेश्चन को ना लिखें। ये गलती आपको नहीं करनी है। फिर बात आती है कि सामाजिक विज्ञान में हमें क्या क्या पढ़ना है। अब बच्चों सामाजिक विज्ञान में जो आपके विषय होते हैं वो आपके 4 विषय होते हैं। जैसे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 4 विषयों तथा इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र का समावेश होता है। प्रत्येक विषय हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम भली भांति अध्ययन कर लें तथा उनकी पुनरावृत्ति अवश्य कर लें। यानी कि उन्हें भली भांति आपको अध्ययन करना है। जैसे बात आती है प्रत्येक जो होता है, प्रत्येक अध्याय, प्रकरण, अवधारणा की पुनरावृत्ति करते समय उनके मुख्य बिंदुओं को अभ्यास पुस्तिका में नोट करते चलें, जिससे परीक्षा के समय उन्हें आसानी से दोहराया जा सके। यानी कि जो भी आपके मेन पॉइंट हैं उन्हें नोट करते चलें पुस्तिका में, और उसको जब पेपर देने से पहले आप अच्छी तरीके से उन्हें याद कर सकें। फिर बच्चों इतिहास में आपको क्या लिखना है। जैसे इतिहास उप विषय के अंतर्गत ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित मुख्य बिंदुओं को क्रमबद्ध रूप में मतलब जो सपेश होता है उसके नोट करते समय उनका लिखकर अभ्यास करें। यानी कि जो ऐतिहासिक जो घटनाएं होती हैं उनकी मेन जो पॉइंट होते हैं उन्हें आप नोट कर लेना है, उनको अच्छी तरीके से लिखकर अभ्यास कर लेना है। अर्थशास्त्र एवं भूगोल जो विषय होते हैं उनके आंकड़ों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें एवं प्रश्नों का उत्तर देते समय मतलब यथावश्यक यानी कि जो भी उसका उपयोग करें। यानी कि जो भी आपके अर्थशास्त्र भूगोल में जो भी विषय में जो आंकड़े होते हैं उन्हें ध्यानपूर्वक आपको अध्ययन करना है। फिर बात आती है इतिहास एवं भूगोल विषय पर निर्धारित मानचित्र। यानी कि इतिहास एवं भूगोल में जो आपके मानचित्र होते हैं उनसे संबंधित प्रश्नों का अधिकाधिक अभ्यास कर लें। यानी कि जो भी आपके इतिहास एवं भूगोल के जो भी निर्धारित मानचित्र होते हैं उनसे संबंधित आप अधिकाधिक अभ्यास कर लें। ठीक है। फिर भूगोल के जो भी मानचित्र होते हैं उनसे संबंधी प्रश्नों को दर्शाने के लिए प्रश्न पत्र में दिए गए चिन्हों का मतलब प्रयोग अवश्य करें। जो भी आपके प्रश्न पत्र में चिन्ह दिए होते हैं तो उनका हमें प्रयोग आवश्यक रूप से करना है। फिर बच्चों बात आती है प्रश्न पत्र में वर्णनात्मक भाग में लघु उत्तरीय प्रश्न एवं मतलब जो विस्तृत होते हैं यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखते समय प्रश्न की प्रकृति यानी कि जो भी आपके प्रश्न की प्रकृति आवश्यकता अनुसार फ्लो चार्ट का भी प्रयोग करें। यानी कि उदाहरण के लिए दिया है, जैसे आपका पूछा जाए भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक होते हैं वो कौन से होते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक। तो बच्चों आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। ठीक है। फिर आपकी बात आती है कि प्रश्नों का उत्तर लिखते समय यथासंभव नामांकित चित्रों, रेखा चित्रों एवं आंकड़ों का प्रयोग अवश्य करें। मतलब इससे जो होता है आपके उत्तर अधिक प्रभावी हो जाते हैं
और प्रश्नों का उत्तर लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान रखें, जिससे पूरे प्रश्न पत्र को हल करने के लिए समय उचित प्रबंधन हो सके। यानी कि जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे उसकी शब्द सीमा को हमें ध्यान रखना है, जो कि हम पूरा पेपर हल कर सकें। वही आपका जो समय होता है 3 घंटे 15 मिनट, उसी समय के अंदर आपको बाद में दिक्कत ना हो। फिर बात आती है प्रश्न में जो अपेक्षा की गई है उसी का उत्तर लिखें, यानी कि जो बताया गया है प्रश्न में उसी का उत्तर लिखें। ये नहीं कि आया मतलब पूछा गया कुछ और लिख रहे कुछ और, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। फिर बात आती है विज्ञान में आपको क्या क्या लिखना है। जैसे बोर्ड परीक्षा में विज्ञान विषय में अच्छे अंक प्राप्त करने हेतु जो सुझाव हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। जैसे परीक्षा से पूर्व की तैयारी हेतु सुझाव, जैसे पहला सुझाव है कि विज्ञान के निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ें तथा समय सारणी का निर्माण करें। यानी कि जो भी आपके पाठ्यक्रम हैं उन्हें पढ़ें और समय सारणी का आपको निर्माण करना है। फिर आपका दिया है विगत वर्षों के बोर्ड परीक्षा के रसायन विज्ञान के प्रश्न पत्र एवं मॉडल प्रश्न पत्रों के पैटर्न को समझें तथा उन्हें हल करने का प्रयास करें। मॉडल प्रश्न पत्र करने के लिए upmsp.education in वेबसाइट पर संपर्क करें। यानी कि आपको UPMSP पर जाना है, वहाँ से आपको मॉडल पेपर डाउनलोड कर लेने हैं। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता है तो कमेंट में बता दें, मैं आपको उससे रिलेटेड भी वीडियो बना देंगे कि कैसे आपको मॉडल पेपर डाउनलोड करना है। फिर बच्चों तीसरा पॉइंट है कि अध्यायों में दिए गए प्रकरणों का बिंदु मतलब जो आपका बिंदु स्वर होता है उसे नोट्स करें। यानी कि जो बिंदु स्वर होता है उसे आपको नोट्स कर लेना है। फिर आती है कि अध्याय में दिए गए सूत्रों एवं सूचीबद्ध करके याद करें। जो भी आपके सूत्र होते हैं उन्हें सूचीबद्ध याद करना है। फिर रसायन विज्ञान से संबंधित अध्यायों में दिए गए समीकरणों को लिखकर संतुलित करने का अभ्यास करें। यानी कि जो भी आपके रसायन विज्ञान में जो समीकरण होते हैं उन्हें लिखकर उन्हें संतुलित करने का अभ्यास भी कर लेना है बच्चों, और आपको वहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। फिर बात आती है अध्याय से संबंधित प्रकरणों को फ्लो चार्ट बनाकर याद करें। यानी कि जो भी आपके संबंधित प्रकरण होते हैं उन्हें फ्लो चार्ट बनाकर याद करें। जैसे यहाँ पर दिया है पौधों में लैंगिक जनन, यानी कि पौधों में जो लैंगिक जनन होता है वो कैसे कैसे होता है। तो बच्चों इसका जो फ्लो चार्ट बना है, पहले आता है आपका विखंडन, फिर खंडन, फिर पुनर्भवन, फिर मुकुलन या फिर कायिका प्रवर्धन, बीजाणु समासंग। जो भी बच्चों कायिका प्रवर्धन जो होता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों आपको ऐसा फ्लो चार्ट आपको बनाकर आपको याद करना है उदाहरण के लिए। फिर बात आती है 7 नंबर कि भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रकरणों के सूत्रों की सूची बनाएं तथा आंकिक प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करें। फिर बात आती है जीव विज्ञान में वर्गीकरण से संबंधित अध्यायों एवं जो भी आपके चार्ट के माध्यम से याद करें। यानी कि जो जीव विज्ञान में वर्गीकरण होते हैं, जैसे आपका यहाँ पर दिया है जीव विज्ञान से रिलेटेड ये चार्ट बनाकर आपको याद कर लेना है। ठीक है, इससे रटने का आपको कोई भी ताल्लुक नहीं रहेगा। एवं परीक्षा कक्ष में ध्यान देने की योग बिंदु है, यानी कि जब आप परीक्षा कक्ष में जाएंगे फिर वहाँ पर आपको ध्यान देने की योग बिंदु हैं। जैसे पहला बिंदु है कि परीक्षा देते समय सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ने। फिर बात आती है परीक्षा में प्रश्नों को खंडवार हल करें, यानी कि जो भी आपके प्रश्न होते हैं खंडवार हल करें। फिर बात आती है परीक्षा में आंकिक प्रश्नों को हल करते समय प्रयोग किए जाने वाले सूत्र, प्रतीक, इकाई इत्यादि अवश्य लिखें। फिर बात आपकी आती है कि परीक्षा के दौरान मतलब जो आपका होता है रासायनिक समीकरण लिखते समय जो भी ध्यान दें कि यह संतुलित हो तथा ताप, दाब मतलब उत्प्रेरक एवं वर्धक आदि का उल्लेख करें। यानी कि जो भी आपकी समीकरण होती है उससे लिखते समय आपको ध्यान देना है कि ताप, दाब, उत्प्रेरक, वर्धन आज जो भी आपका वहाँ पर लगेगा। फिर आती है कि उत्तर पुस्तिका में सुंदर तथा स्पष्ट सुलेख, यानी कि आपको उत्तर पत्रिका में सुंदर एवं स्पष्ट सुलेख से उत्तरों को लिखना है, जहां से आपको अच्छे नंबर मिलेंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए और अच्छी रैंक आपको प्राप्त करने के लिए आपको बहुत ही उत्साह प्राप्त होगा। आपको अच्छी तरीके से सुलेख लिखनी है। फिर बात आती है शीर्षकों को लिखने के लिए काले अथवा नीले स्केच पेन का प्रयोग करें। चित्र बनाने तथा नामांकन हेतु रंगीन पेंसिल का प्रयोग करें। फिर बात आती है सर्वप्रथम सरल प्रश्नों को हल करें, पश्चात कठिन प्रश्नों
को करें, यानी कि सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले आपको सरल प्रश्नों को हल करना है, उसके बाद आपको कठिन प्रश्नों को हल करना है। फिर बात आती है समय का ध्यान रखते हुए प्रश्न पत्र को हल करें, यानी कि आपको समय का ध्यान रखना है, उसके बाद आपको प्रश्न पत्र को हल करना है। प्रश्नों के प्रकार के आधार पर उत्तर लिखें, यानी कि जो भी आपका प्रश्न कह रहा है उसी के आधार पर आपको उत्तर लिखना है। उत्तरों को फ्लो चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास करें, जिससे भी एग्जामिनर आपको माइंडेड समझेगा और आपको अच्छा नंबर दे देगा। ठीक है बच्चों। फिर अब बात आती है बच्चों आपकी गणित में। गणित में आपको क्या क्या पढ़ना है? तो बच्चों गणित में सर्वप्रथम गणित के पाठ्यक्रम को अपनी सुविधा अनुसार बचे हुए दिवसों में विभाजित कर लें, जिससे कठिन टॉपिक के लिए ज़्यादा समय दें, यानी कि जो भी आपके इम्पोर्टेंट और ठोस टॉपिक यानी कि कठिन टॉपिक हैं उन्हें आप ज़्यादा समय दें। फिर आपका सूत्र की सूची बनाकर अपने अध्ययन कक्ष यानी कि जहाँ पर आप पढ़ते हैं उसी पर चिपका लें, वहाँ पर आपको कठ्यांश करें, यानी कि कठ्यास्त करें और उन्हें आपको नियमों एवं बिंदुओं को एक साथ नोट कर लें, जिससे परीक्षा के समय रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक है बच्चों। और गणित के जो टॉपिक होंगे वो आपको 100% और तैयार कर लेने हैं। और बच्चों गणित में जो आपकी मेन पॉइंट होती है वो सूत्र होते हैं, उन्हीं को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ज़्यादा आपको नहीं बताएंगे। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि प्रश्नों को हल करने के लिए आवश्यक सभी चरण यानी कि स्टेप बाय स्टेप जरूर लिखें। फिर बात आती है प्रश्नों के हल को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक चित्र एवं ग्राफ का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि अगर आप ग्राफ एवं चित्रों का प्रयोग करेंगे ताकि आपको एग्जामिनर जो होगा अच्छा खासा माइंडेड समझेगा और आपको अच्छी से नंबर दे देगा। फिर आपका दिया है रफ कार्य करने के पश्चात एक तरफ तिरछी रेखा से काट दें, यानी कि आपने ये रफ कार्य किया तो आपको एक तरफ ऐसा तिरछी रेखा से काट दें, ज़्यादा आपको कटापिटी ऐसा नहीं करनी, तिरछी रेखा एक बार खींच दें, जानो कट गया। ठीक। फिर बात आती है कि आपको इंग्लिश में क्या क्या तैयार करना है। जैसे यहाँ पर दिया है सम यूजफुल टिप्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि कुछ यूजफुल टिप्स दी हैं बोर्ड एग्ज़ाम में आपको प्रिपरेशन करने के लिए। जैसे यहाँ पर दिया है कि रिवीजन विद, यानी कि आपको रिवीजन करना है वर्कबुक एवं वर्ड एवं एक्सप्रेशन। फिर आपको रीड द पैसेज ट्विस्ट केयरफुली, आपको पैसेज को बड़ी सावधानी पूर्वक पढ़ना है। फिर यहाँ पर दिया है फर्स्ट रीडिंग रीड द क्वेश्चन एंड देन रीड द पैसेज अगेन, यानी कि क्वेश्चन को पढ़कर आपको पैसेज को दोबारा पढ़ना है। फिर बात आती है आपकी सेंटेंस एवं वर्ड्स टूल लोकेट द आंसर इजीली, यानी कि जो भी आपके रीडिंग जो आपका अनसीन पैराग्राफ होता है वहाँ पर आपको क्वेश्चन सावधानी पूर्वक केयरफुल्ली पढ़ने हैं, और आपको जो भी आपको अनसीन पैरा होता है उसे आपको दोबारा एक बार क्वेश्चन पढ़ के दोबारा से आपको रीड करना है। ठीक है। फिर राइटिंग, यानी कि जो भी आपकी राइटिंग होती है प्रॉपर फॉर्मेट, यानी कि राइटिंग को अच्छे तरीके से आपको लिखना है। फिर ग्रामर में आपकी बात आती है रूल्स एवं पार्ट, स्पीच, नारेटर, वॉइस ETC, यानी कि आपको लिखना है। ठीक है। जो ग्रामर में रिवीजन करना है टेक्स्ट बुक एंड वर्क बुक, यानी कि जो भी आपकी किताब रहेगी और जो होम यानी कि जो वर्क बुक रहेगी वो भी आपको लिखना है। फिर लिटरेचर की बात आती है लर्न द नेम ऑफ लेसन एंड राइटर, यानी कि लेसन और पाठ के लेखक का आपको नाम याद करना है केयरफुल्ली, वो भी आपका बच्चों पूछ दिया जाता है। लर्न आंसर विद की पॉइंट, यानी कि जो आपके आंसर होंगे मेन पॉइंट आपको की पॉइंट लर्न आपको याद करने हैं आंसर के मेन पॉइंट। बच्चों आपका यहाँ पर दिया है लेंजो क्वालिटी, यानी कि जो लेंजो की क्वालिटीज़ थी वो क्या क्या थी, हार्ड वर्किंग थी। फिर आपको एग्जाम्पल में यानी कि देन एग्जाम्पल की पॉइंट, इस पॉइंट को आपको एग्जाम्पल में बताना होगा। फिर आपको यही देखो आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। ऑल द बेस्ट। ओके। तो बच्चों आपको सावधानी पूर्वक सभी चीज़ों को पढ़ना है, अच्छे तरीके से लिखना है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। लेंचोस क्वालिटीज़ क्या थी और आपको क्या क्या लिटरेचर में रिवीजन करना है, आपको अच्छे तरीके से ग्रामर में क्या पढ़ना है, और आपके जो भी पॉइंट हैं मतलब प्रिपरेशन करने के जो भी आपके पॉइंट हैं वो आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेने हैं। तब के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। घबराने की कोई बात नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।